ममता बनर्जी के उस बयान से सहमत हैं जहां बार बार टीएमसी और ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी के नेता आग लगा रहे हैं? चारू जी, आपके नेता आग लगा रहे हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ कहें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो भोगी हैं। वो ये कह रही हैं कि ये इन्हीं की लगाई हुई आग है। सुचारिता जी नमस्ते। मैं भाटी जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन भाटी जी एक बात बताइए, हिंसा, राजनीतिक हिंसा तो पश्चिम बंगाल में परमानेंट चलती है ना, तो क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी की गलती है? राजनीतिक हिंसा बंगाल में इस हद की चलती है कि पिछले 1 साल के मैं आपको 200 केसेस गिनवा सकती हूँ, और उन केसेस में जितने आरोपी पाए जाते हैं सबके टीएमसी के कनेक्शंस निकल कर आते हैं। इस बारे में लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये विरोध नहीं है, ये आतंक मचाने का एक बहाना है। आपको विरोध करना होता तो संवैधानिक तरीके होते हैं, आप धरने पे बैठ जाते ना। ये सब आपको करना नहीं है। ये आप एक आतंक मचा रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल उसको नाम देकर। ये तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। अच्छा, आप यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन आप मुद्दे पर रहिए। मुझे एक बात बताइए, जहां पर 2.25 लाख करोड़ की संपत्ति हो, 2.25 लाख, अब आप सोच लो ये कितनी बड़ी संख्या है, वहां पर सालाना आमदनी केवल 1.25 करोड़ रुपए की है। ये हो सकता है क्या? कहां जाता है बाकी का सारा पैसा? इतना सारा पैसा अब तक कहां जा रहा था? अच्छा, आप सबके नेता बार बार वक्फ के ऊपर उंगली उठा चुके हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, आपकी पार्टी के नेता हो। तो अगर आज एक रिफॉर्म हो रहा है जो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उस सबसे आप परेशान हो जाते हो। तो मुझे बताइए, जब भ्रष्टाचार पे पूर्ण विराम लगता है तो आप इतने परेशान क्यों हो जाते हो? बार बार जब हम आपसे ये पूछते हैं कि कौन से पॉइंट से प्रॉब्लम है, भाई आप ये बताइए, अमेंडमेंट हाथ में लीजिए ना, अमेंडमेंट हाथ में लीजिए और बताइए कि हमें इस पॉइंट से प्रॉब्लम है। क्यों है भाई प्रॉब्लम? अगर ये पब्लिक ट्रस्ट है तो क्यों ना पब्लिक ऑडिट हो? अगर ये पब्लिक ट्रस्ट है तो बाकी सारे पब्लिक ट्रस्ट की तरह क्यों ना रन हो? देखिए, आपकी राजनीति ना सिर्फ धर्म के नाम पर विभाजन करने से चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका भला करना चाहती है, सबका विकास करना चाहती है। इसीलिए हम आपसे पूछते हैं कि जिसके पास 9 लाख करोड़ एकड़ की संपत्ति हो, उसका मैंने आपको अमाउंट भी बताया, और वहां पर ना आपने कोई वृद्धाश्रम बनाया, ना कोई अनाथ आश्रम बनाया, ना बच्चों के लिए कोई कोचिंग सेंटर खोला, आप क्या वेलफेयर कर रहे हो? अब होगा वेलफेयर। सारे गरीब मुसलमान तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, महिलाएं खुश हैं, इतने सारे बोर्ड्स ने, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको एंडोर्स किया है। परेशानी पता है कहां से आ रही है? केवल उन प्रदेशों से आ रही है जहां पर विपक्ष की सरकार है। केवल वहां पर धमकी दी जा रही है, चीजों को जलाया जा रहा है, लोग सड़क पर उतर आए हैं। नहीं, पर बाकी चारू जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने नेताओं के बयानों को बिल्कुल नहीं देख रही हैं। आप अपने नेताओं के बयानों को बिल्कुल नहीं देख रही हैं। नहीं, मैं देख रही हूँ। जो ऐसी जहां हिंसा हो रही है वहां पर आपके नेताओं को अपने बयानों से शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए या और चिंगारी लगानी चाहिए? उनके बयान भी तो जिम्मेदाराना हो। नहीं, बिल्कुल शांति बनाए रखनी चाहिए। हाँ सुचारिता जी, देखिए, आप जानती हैं, आई कॉल अ स्पेड। बिल्कुल शांति बनाए रखने की जरूरत है इस समय, और सिचुएशन इतनी सेंसिटिव हो रही है कि लोग अपने घर पे नहीं रह पा रहे। उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? 400 से ज्यादा परिवार अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। इस हद की हिंसा मची हुई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप एक इंसान को पिन चुभाते रहोगे 10 बार तो वो आउच कुछ तो बोलेगा, तब आप सब परेशान हो जाते हो। लेकिन जब रोज उसको परेशान करा जा रहा है, उसके हर प्रोसेशन पे, हर त्योहार पे, हर सेलिब्रेशन पर आप पत्थर फेंकते हो, आप दंगे मचाते हो, तब तो कोई कुछ भी नहीं बोलता। वो एक बार उफ बोल देता है तो सबको याद आ जाता है, तब आप पता नहीं सेक्युलरिज्म की क्या क्या बातें करने लगते हो। तो ये कन्वीनियंस नहीं हो सकती भाई। चारू जी, मैं एक बार बता दूं कि कोर्ट में आज क्या कहा है। विष्णु जी जुड़ गए हैं, मैं जरा एक बार विष्णु जी के पास जाना चाहती हूँ। वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा पर सीजीआई ने क्या कहा? उन्होंने कहा वक्फ कानून पर होने वाली हिंसा परेशान करने वाली है। ये मुद्दा कोर्ट के सामने है और इस पर हम फैसला करेंगे। हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए होता है, हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए होता है, ये सीजीआई ने कहा है। विष्णु शंकर जैन जुड़ गए हमारे साथ। विष्णु जी, जरा बताइए, कोर्ट की आप लोग भी एक उम्मीद के साथ है, दूसरी तरफ जो विपक्ष गया है, जो इतनी सारी याचिकाएं गई हैं, जो इस कानून के खिलाफ गई हैं, इस संशोधन के खिलाफ, वो उम्मीद कर रही है कि कोर्ट से ही रास्ता मिले। आज कोर्ट की टिप्पणियां किस ओर इशारा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि किस ओर इशारा कर रही, लेकिन कोर्ट की टिप्पणियां जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है सुचरिता जी, कोर्ट ने आज ये कहा कि इस अमेंडमेंट बिल में, इस अमेंडमेंट एक्ट में
काफी अच्छी चीजें हैं जिसको वेलकम करना चाहिए। इस अमेंडमेंट एक्ट में कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे कोर्ट को वेगनेस लगी, जिसको कोर्ट ने कहा कि हम उसको कल एग्जामिन करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो जो आर्टिकल 26 की बात कही जाती है कि आर्टिकल 26 में हर आदमी को अपने धर्म के जो इंटरनल मामले हैं उसको खुद से संचालित करने का अधिकार है, उसको भी कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी इसमें ऐसा लगता नहीं कि कोई भी प्रोविजन है जो आर्टिकल 26 का वायलेशन करते हैं। वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है उसमें काफी हद तक डिबेट हुई। जो हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब है तुषार मेहता जी, उन्होंने कोर्ट में जेपीसी की मंशा भी बताई कि 2 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर इसमें नहीं रहने हैं। वक्फ बोर्ड में जो 22 मेंबर का कॉम्पोजिशन है, सॉरी वक्फ काउंसिल में जो 22 मेंबर का कॉम्पोजिशन है और वक्फ बोर्ड में जो 11 मेंबर का कॉम्पोजिशन है, इसको भी क्लैरिफाई किया गया। तो कोर्ट में काफी हद तक आज इंटरेक्शन हुआ बार और बेंच के बीच में, और जितने अमेंडमेंट्स हैं जो लाए गए हैं उसमें काफी रूप से हर एक अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा हुई। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, प्राइवेट पार्टीज ने भी अपना पक्ष रखा, और इस मामले की सुनवाई अभी कल दोबारा 2 बजे के लिए रखी गई है। कल दोबारा 2 बजे इसकी सुनवाई होगी। जी, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जामा मस्जिद का भी जिक्र आज कोर्ट में हुआ। विष्णु जी, मैं चाह रही हूं कि उसे लेकर जो बात हुई है वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं और समझाएं। नहीं, आज जो जामा मस्जिद को लेके बात हुई है वो उसका कंसेप्ट ये था कि ये बोला गया कि भाई वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट है ये हटा दिया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट से कंप्लीटली, और ये कहा गया है इस अमेंडमेंट एक्ट में कि अगर कोई वक्फ बाय यूजर के रूप में संपत्ति दर्ज है और अगर उस पर डिस्प्यूट है तो वो वक्फ बाय यूजर नहीं मानी जाएगी। तो इस पे जो है डिस्कशन और डिबेट हुआ, और डिस्कशन और डिबेट के दौरान उदाहरण दिए गए कि जामा मस्जिद अगर है और वहां पे अगर कोई वक्फ बाय यूजर वो नहीं है तो फिर उसको कैसे देखेंगे। और इसमें जामा मस्जिद के ऊपर एक और डिस्कशन हुआ जो मैं आपको बता दूं कि अगर वो एएसआई प्रोटेक्टेड है और वहां पे वक्फ लागू नहीं होगा तो वो कैसे देखा जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौरतलब है संभल की जो जुमा मस्जिद है वो एएसआई प्रोटेक्टेड है, पर अब जो प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट आ गया है उसके तहत वहां पे वक्फ का कानून लागू नहीं होगा। तो जो वो एक पक्ष है जो कह रहा है कि अमेंडमेंट टोटली गलत है, ठीक, और जो कोर्ट में डिस्कशन हुआ तो उस पे ये चर्चा हुई, उतनी बात बताना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तो ओरल ऑब्जर्वेशंस है सारे, जब तक कोर्ट का अभी जजमेंट नहीं आ जाता है। तो डिस्कशन ये है कि भाई इसको कैसे इसका इंटरप्ले होगा। अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और वहां पे अब वक्फ का कानून लागू नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा। तो कोर्ट ने ये भी कहा ये तो आपके पक्ष में है। आज कोर्ट की ये भी टिप्पणी आई बिल्कुल मुस्लिम साइड के लिए कि ये बात तो आपके पक्ष में है क्योंकि वो एएसआई एक्ट 1958 से गवर्न होगा। जो दूसरी बात आई कि वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट आया, तो वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को लेकर मैं आपको बहुत ही संजीदगी से क्लैरिफिकेशन के साथ बताना चाहता हूं। वो जहां पे ये शब्द प्रयोग किया गया है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड है और वो अगर डिस्प्यूटेड है तो वहां पे वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट नहीं होगा। इस पर कोर्ट को संशय है, शंका है, और कल सुनवाई के लिए दोबारा 2 बजे इसके लिए बुलाया गया।